को कैसे डिवाइड कर सकते हो कि कंडक्टर्स वो होंगे जिनका रेजिस्टेंस कम होता है, इंसुलेटर्स वो होंगे जिनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा, और सेमीकंडक्टर्स आपके वो होंगे जिनका रेजिस्टेंस मीडियम, ना एकदम हाई लाइक इंसुलेटर्स, ना एकदम लो लाइक कंडक्टर्स। तो एक तरीका ये हुआ उनको डिफाइन करने का, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बेसिस में हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। और दूसरा तरीका होता है बैंड डायग्राम से, इसको अपन क्या बोलते हैं, बैंड डायग्राम। ठीक है, चलो पहले अपन इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, तीनों के बारे में, फिर अपन बैंड स्ट्रक्चर एक बार फिर से समझेंगे जैसे अपन लास्ट क्लास में देखे थे। चलो लिखना इसका, सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड, हेडिंग डाल लिए थे ना, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम सॉलिड की, दो चीजें बची है, एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बची है, एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बची है सॉलिड्स की। ठीक है, तो सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। Solids can be classified into 3 types on the basis of their conductivities. On the basis of their conductivities. First लिखना conductor. First conductor. ठीक है, हाइफन डाल के लिख लो, 2 लाइन लिख लो कंडक्टर के बारे में। The solids with conductivities ranging between the solids with conductivities ranging between the solids with conductivities ranging between 10 to the power 4 10 to the power 4 to 10 to the power 7 to 10 to the power 7। अब इसका यूनिट समझाता हूं मैं क्या होता है कंडक्टिविटी, यहां समझना एक बार। देखिए, हम सभी ने रेजिस्टेंस पढ़ा हुआ, राइट? हमको पता है ओम्स का होता है V = IR, पता है सबको। वैसे जैसे रेजिस्टेंस होता है ना, वैसे ही इसका रेसिप्रोकल को हम कंडक्टेंस बोलते हैं। देखो, रेजिस्टेंस और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट? जिस मटेरियल का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम फ्लो होगा, एग्री करते हैं इससे? जिस मटेरियल में रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां करंट कम फ्लो करेगा। अगर आप इसी लॉ को अच्छे से देखेंगे तो R इज नथिंग बट V/I, मतलब R और I इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस ज्यादा करंट कम, रेजिस्टेंस कम करंट ज्यादा। ठीक है, एक और क्वांटिटी होती है जिसे अपन कहते हैं कंडक्टेंस, इसे अपन डिनोट करते हैं G से। इसके नाम से समझ में आ रहा है ये हमारे मटेरियल की कंडक्टिविटी बता रहा है, कितना अच्छा कंडक्टर है वो। मतलब कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना अच्छा कंडक्टर होगा उतना ज्यादा वो करंट अलाउ करेगा पास होने के लिए। कंडक्टर क्या होते हैं? दे आर द मटेरियल व्हिच अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम। तो एक कंडक्टर का कंडक्टेंस अच्छा है, इसका मतलब क्या है? इट कैन अलाउ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट टू पास थ्रू देम, राइट? मतलब कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के ना रेसिप्रोकल होते हैं, लाइक दिस कंडक्टेंस। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं बताऊं किसी सॉलिड कोई अच्छा कंडक्टर है तो उसका कंडक्टेंस हाई होगा, उसका रेजिस्टेंस लो होगा। यहां पे समझ में आ रहा है तो मैं बोल रहा हूं, अगर कोई एक अच्छा कंडक्टर है तो उसका कंडक्टेंस हाई होगा, उसका रेजिस्टेंस लो होगा। ठीक है, अब आप लोगों ने एक चीज और पढ़ी थी क्लास 10th में कि रेजिस्टेंस 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक लेंथ और एक एरिया। याद है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, वो वायर कितना लंबा है, वो वायर कितना मोटा है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना ज्यादा है। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ये रिलेशन याद है सबको? हाँ, वायर जितना लंबा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, मतलब करंट उतना कम रहेगा। और वायर जितना मोटा रहेगा उसका रेजिस्टेंस उतना कम रहेगा, करंट आसानी से फ्लो कर पाएगा। इसको ऐसे समझो ना कि अगर कंडक्टर मोटा है तो इलेक्ट्रॉन को प्रॉपर जगह मिल रही है भागने दौड़ने के लिए, तो आराम से अगर इलेक्ट्रॉन भाग दौड़ पा रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा अच्छे से। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? वही अगर पतला वायर होगा जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स विल फील डिफिकल्ट टू ट्रैवल, तो वहां पे आपका रेजिस्टेंस हाई होगा, करंट कम है। समझ गए? तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है और लेंथ ऑफ वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना लंबा वायर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर याद हो तो हमने प्रोपोर्शनैलिटी से हटाने के लिए कांस्टेंट लगाया था, दैट वाज रो। इसका नाम किसी को याद है, क्या बोलते थे इसको? हाँ, ओम्स कांस्टेंट थोड़ी नहीं है, किसी को नहीं याद है क्या बोलते हैं इसको? रो, रेजिस्टिविटी। क्या था ये? रेजिस्टिविटी, किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी। आप इसको एक और नाम दे सकते हो, आप इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों बोलते हैं मैं आपको बताता हूं, ध्यान देना यहाँ पे। अगर मैं एन की वैल्यू 1 रखता हूं, 1 मीटर, 1 मीटर का वायर है मेरे पास, और ए की वैल्यू भी 1 रखता हूं, इट इज उसका क्रॉस सेक्शन एरिया लेट्स से 1 मीटर स्क्वायर है, फिर 1 मीटर स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाता है, लेट्स टेक सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का वायर है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मतलब उसका रेडियस जो आएगा ना, उसका जो एरिया आएगा सर्कल का, एक वायर अगर मान लीजिए ये वायर है, तो ये जो उसका क्रॉस सेक्शन है ना, ये सर्कल होता है। एक वायर को अगर आप ऐसे देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको? सर्कल दिखेगा, फ्रंट व्यू। एक वायर का फ्रंट व्यू आपको सर्कल दिखेगा, और वही उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, कितना मोटा है वो, और वो आपका कुछ नहीं पाई आर स्क्वायर होता है। सर्कल, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो ये पूरा सर्कल का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, 1 1 है, तो आपका रो का वैल्यू क्या दिख रहा है आपको? आर। मतलब रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी क्या है? इट इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस। पर कब है रेजिस्टेंस वो? जब वायर का लेंथ 1 सेंटीमीटर है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब इट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये उसी वैल्यू वाले लेंथ और एरिया का रेजिस्टेंस होगा, इसलिए इसका नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी होता है। समझ रहे हैं? अगर आप ये चेंज कर दोगे लेंथ और एरिया, तो ये चेंज हो जाएगा, तब रो का वैल्यू रेजिस्टेंस के बराबर नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं रेजिस्टिविटी को कि रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल। रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल। जब आप उस मटेरियल का वायर ले रहे हो जिसका लेंथ 1 सेंटीमीटर है और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? सबको क्लियर है डेफिनेशन रेजिस्टिविटी की? इसमें क्वेश्चन भी आते थे ऐसे कि लेंथ चेंज करोगे, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करोगे, तो रेजिस्टिविटी में क्या फर्क पड़ेगा? तो रेजिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है। हाँ, अगर आपने कॉपर वायर लिया, आपने एल्यूमिनियम वायर लिया, तो दोनों का रेजिस्टिविटी अलग अलग होगा। भले आपने लेंथ कितना भी ज्यादा या कितना भी कम क्यों ना लिया हो, दोनों का रेजिस्टिविटी अलग अलग होगा। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? रेजिस्टिविटी बेसिकली मटेरियल के हिसाब से चेंज होती है। तो एक अच्छा कंडक्टर, उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी क्योंकि रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एक अच्छे कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कम होती है, यानी रेजिस्टेंस कम होता है, यानी करंट आराम से फ्लो कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो जैसे कंडक्टेंस वाज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस था, ये था ना, कंडक्टेंस वाज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। वैसे ही कंडक्टिविटी, जिसको अपन बेसिकली कप्पा से डिनोट करते हैं, जब अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो अपन इसके बारे में वापस ये सारी चीजें मैं फिर से बताऊंगा, इसलिए अभी अच्छे से पढ़ लो उसको, मैं उससे पूछूंगा वापस। ठीक है? जैसे हम कंडक्टेंस के लिए जी वर्ड यूज किए, एंड दैट इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, उसी तरीके से रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी। दोनों एक जैसे ही है। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी। क्लियर है? अब यूनिट्स की बात करता हूं मैं, सारे की यूनिट्स देखते हैं, तो क्या क्या यूनिट होगी। हमको पता है रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। ये हो गया ओम। तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा? ओम इनवर्स या पर ओम, है ना? आप ऐसे लिखोगे, कंडक्टेंस का यूनिट हो जाएगा पर ओम। इसको और तरीके होते हैं लिखने के लिए, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ओम को उल्टा कर दो, ये भी यूनिट हो सकती है। और इसको भी नाम दे दिया गया था, इसको और एक नाम बोलते हैं सीमेंस। पर ओम को सीमेंस भी बोलते हैं। ठीक है? तो दिस इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। रेजिस्टिविटी की क्या यूनिट होगी? व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? देखो, रो इज इक्वल्स टू आर ए बाय एल लिख सकता हूं मैं इस रिलेशन से। अगर मैं r इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए लिखा हूं, तो मैं रो इज इक्वल्स टू आर ए बाय एल लिख सकता हूं ना? एग्री और नॉट? तो इसका यूनिट क्या होगा? देखो, ऊपर रेजिस्टेंस है ओम,
एरिया है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे लेंथ है मीटर या सेंटीमीटर। एक एक मीटर पर नहीं, ओम मीटर। क्या आ जाएगा यूनिट? ओम मीटर। क्लियर है सबको? ये आ गया रेजिस्टिविटी का यूनिट। अब इसका रेसिप्रोकल आपका कंडक्टिविटी है ना? तो कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा? पर ओम पर मीटर। क्या हो जाएगा? वही ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर आप उसको लिख लो पर ओम पर मीटर। अब पर ओम को तो अपन ने सीमेंस नाम दिया था ना, तो आप उसको सीमेंस पर मीटर भी बोल सकते हो। तो अभी जो आप लोग लिखे ना ये सब, जो मैं क्यों बताया अभी आप लोग को, क्योंकि आपने वर्ड लिखा है कंडक्टिविटी अपने बुक में। अभी लिखे ना कंडक्टिविटी, कि कंडक्टर्स वो होंगे जिनकी कंडक्टिविटी की रेंज 10 टू द पावर 4 से 10 टू द पावर 7 पर ओम पर मीटर होती है। अब कंप्लीट करो सेंटेंस। पर ओम पर मीटर। फिर से रिपीट कर रहा हूं लाइन, वापस अपन नोट्स में आ जाते हैं। क्या लिख रहे थे अपन? द सॉलिड्स विद कंडक्टिविटीज ranging between 10 to the power 4 to 10 to the power 7 per ohm per meter, ठीक है, are called conductors, are called conductors। क्लियर है सबको? हाँ एवरीवन, ये चीज याद रखना ना, मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूछूंगा जब भी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्योंकि ये सारी चीजें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फिर यूज होंगी। यहाँ पे तो अपन सिर्फ उस यूनिट को समझने के लिए कि पर ओम पर मीटर में डायरेक्टली लिखवा देता तो आपको समझ में नहीं आता कि सर ये कहां से आया यूनिट। हम तो बस ओम जानते हैं रेजिस्टेंस का यूनिट, राइट? जबकि आप लोगों ने ओम मीटर भी पढ़ा हुआ है, रेजिस्टिविटी भी आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है, ठीक है? तो पर ओम सॉरी ओम मीटर आप जानते हैं रेजिस्टिविटी, और कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। क्लियर है एवरीवन? चलो ठीक है। सेकंड लिखना, कंडक्टर्स हो गया ना। सेकंड लिखना इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स। अब ये तो हमें पता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, तो इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होगी। जैसे कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी हमने हाई रखी 10 टू द पावर 4 टू 10 टू द पावर 7, मतलब एक हाई वैल्यू है ना। 10 टू द पावर 4 मतलब 10,000 हो गया। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? 10 टू द पावर 4 मतलब 10,000 हो गया ना। 10,000 पर ओम पर मीटर उनकी कंडक्टिविटी है, मतलब एक हाई कंडक्टिविटी है। और जब मैं एक इंसुलेटर की बात करूंगा तो इनका रेजिस्टेंस हाई है बट इनकी कंडक्टिविटी लो है। दोनों अपोजिट है ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ एवरीवन? ओके, तो लिख लो इसको। इंसुलेटर्स में हाइफन डाल के लिखना, these are the solids with very low conductivities, these are the solids with very low conductivities, with very low conductivities, ranging between आप चारों लिख रहे हो? शिवांश, माही, सान्या, वंशिका। यस सर। फॉलो कर रहे हैं ना मुझे सभी? सान्या, वंशिका, माही। ओके, रेंजिंग बिटवीन 10 टू द पावर -20, कितना छोटा वैल्यू है ये? 10 टू द पावर -20 मतलब बहुत ही छोटा वैल्यू है, टू 10 टू द पावर -10, 10 to the power -20 to 10 to the power -10 पर ओम पर मीटर, पर ओम पर मीटर, ठीक है? मतलब आप जब इस फॉर्मूले से जब आप इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी निकालेंगे तो वो बहुत कम आएगी, इसलिए वो कंडक्ट नहीं कर पाते, ठीक है? एंड थर्ड सेमीकंडक्टर्स, हाँ उनकी कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच में लाई करेगी। लिख लो सेमीकंडक्टर्स में हाइफन डाल के, these are the solids with conductivities in the intermediate range, with conductivities in the intermediate range, exactly 10 to the power -10 with conductivities in the intermediate range from 10 to the power -6 to 10 to the power 4. From 10 to the power -6 to 10 to the power 4, ठीक है? 4 10 to the power -6 to 10 to the power 4 पर ओम पर मीटर, ठीक है? चलो ये तो बात हो गई उनके
उनके बारे में बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी वैल्यू या रेजिस्टिविटी। अभी जो हमने कंडक्टिविटी के लिए लिखा ना, यही पॉइंट्स रेजिस्टिविटी के लिए उल्टे हो गए। अभी हमने क्या लिखा है मेटल ये कंडक्टर्स में कि कंडक्टिविटी हाई है, अगर आप इसी पॉइंट को रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस के टर्म्स में लिखेंगे तो आप रेजिस्टेंस लो बोलेंगे। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? जस्ट ऑपोजिट डेफिनेशन हो जाएंगी सारी अगर आप उसको रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस के टर्म्स में डिफाइन करना चाहते हो। क्योंकि हमें पता है कि कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी या कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल होते हैं, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। क्लियर है सबको? ठीक है, अब आते हैं अपन बैंड डायग्राम वाले में। बैंड थ्योरी बोलते हैं इसको। यहां पे भी अपन वही कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स को डिफाइन करेंगे बट ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जो मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था इसके बारे में, वो क्या था कि जब भी आपके कोई भी अगर आपका एटम है तो उसके आसपास शेल्स होंगे, अलग अलग शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, राइट। उन शेल में सबसे आखिरी वाले शेल को हम वैलेंस शेल बोलते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन सबसे लूजली बाउंडेड होता है और उसको आप थोड़ी सी एनर्जी दोगे, जिस एनर्जी को अपन आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर आ सकता है। समझ रहे हैं? अगर वो इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर आ गया तो वो अब फ्री हो जाता है, और एक बार अगर वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, नाउ इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बस आपको उसको पोटेंशियल देना पड़ेगा। एक बैटरी लगा देंगे अपन, उस बैटरी से उसको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, एंड नाउ इट इज फ्री टू मूव इन दैट सर्किट, और करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना चालू कर देगा। ये भी पता है सबको कि करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन जाता है टुवर्ड्स पॉजिटिव, और करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। क्लियर है सबको यहां तक? है ना? ठीक है, तो ये जो हम कंडक्शन और वैलेंस बैंड, दो बैंड की बात कर रहे हैं, जब तक आपका इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है ना, उसकी एनर्जी को हम वैलेंस एनर्जी बोल सकते हैं, और वो बैंड अपन यहां नीचे दिखाते हैं क्योंकि वो एनर्जी कम होती है, क्योंकि दैट इलेक्ट्रॉन इज स्टिल बाउंडेड टू दैट न्यूक्लियस, उसकी एनर्जी कम है। जहां उसको थोड़ी सी एनर्जी मिली, वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, अब उसकी एनर्जी हाई है, तो कंडक्शन बैंड अपन ऊपर बनाते हैं। मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये रेड जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये कंडक्शन बैंड शो कर रहा है, और जो नीचे आपको दिख रहा है ब्लू पार्ट, दैट इज बैलेंस बैंड। और कंडक्टर के केस में ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करने का मतलब क्या है कि बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पहुंचाने में ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती, दोनों एक दूसरे से लगभग ओवरलैपिंग कर रहे हैं। समझ में आ रहा है दोनों? ये डायग्राम नहीं समझ में आ रहा है तो अगला देखो, आपको अब दोनों के बीच में डिफरेंस दिखेगा। देख रहे हैं? ये है आपका बैलेंस बैंड जो फुल्ली फिल्ड है, इलेक्ट्रॉन्स भरपूर है आपके एटम के पास, है ना, बट एनर्जी गैप इतना ज्यादा है जिसको अपन फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं, या सिंपली एनर्जी गैप बोल लो। फॉरबिडन इसलिए बोला क्योंकि अपन उसको रोक रहे हैं ना वहां जाने से, फॉरबिडन समझते हैं ना वर्ड ना, तो हम इसको रोक रहे हैं, राइट। तो ये एनर्जी गैप को हम फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं, और ये इंसुलेटर के केस में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे तो है ही नहीं एनर्जी गैप, द बैंड्स आर ओवरलैपिंग विद ईच अदर। यहाँ पे एनर्जी गैप काफी ज्यादा है, और इतना ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन इस बैंड से इस बैंड जंप नहीं कर पा रहा है, तो आपको ये बैंड पूरा खाली दिख रहा है, देख लो, बिकॉज इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी नहीं मिल पाएगी कि वो बैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाए, यानी कि वो एटम अपने न्यूक्लियस को छोड़ के बाहर आ जाए। ऐसा नहीं हो पाएगा यहाँ पे इंसुलेटर्स में, तभी तो इंसुलेटर्स कंडक्ट नहीं कर पाते इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उनका कंडक्शन बैंड खाली है। ठीक है, और वही जब मैं बात करूंगा सेमीकंडक्टर्स की, तो ये गैप कम होता है। समझ में आ रहा है? यहाँ वो गैप ऑलमोस्ट नहीं है, यहाँ वो गैप कम है, और यहाँ वो गैप बहुत ज्यादा है। तो ये गैप इतना होता है कि यू कैन गिव दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर चले जाता है। ठीक है, बट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपको यही मिलेंगे, इससे सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी कंडक्टर्स की, फिर मीडियम कंडक्टिविटी आपके सेमीकंडक्टर्स की है, और फिर आपका इंसुलेटर्स विद नो कंडक्टिविटी। क्लियर है तीनों का बैंड डायग्राम? हाँ, मतलब इतनी एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। इसके हिसाब से हाँ, अगर आप इतनी एनर्जी दे पाओगे
तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन भी जंप करके बाहर आ जाएंगे, बट वो एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। नॉन मेटल क्यों कंडक्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत हाई है। हम क्यों बोलते हैं कि आर्गन, नियॉन, क्रिप्टन, xenon, रेडॉन, हीलियम, ये सब नोबल गैसेस है ना, ये रिएक्ट नहीं करते, दे डू नॉट फॉर्म कंपाउंड्स। उसका कारण है कि उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल इतना हाई है कि आप उतना क्रिएट नहीं कर सकते लैब में। इसलिए आज तक, खैर आजकल बनने लग गए हैं कंपाउंड्स। अभी आप 12th में पढ़ेंगे, आपका एक चैप्टर है DNF ब्लॉक, है ना। जब हम DNF ब्लॉक में आएंगे, आपका पी ब्लॉक भी है, तो पी ब्लॉक का ही तो ये पार्ट है ना, आपने पढ़ा ना SPDF। तो आपका जो 18th ग्रुप है, ये कौन से ब्लॉक में आएगा? पी। ये ना, मान लीजिए यहाँ पे पीरियोडिक टेबल है पीछे, तो ये आपके दो ग्रुप होते हैं, एस ब्लॉक, फर्स्ट सेकंड ग्रुप, और जो 13 से लेके 18 तक है 6 ग्रुप्स, दे कम अंडर पी ब्लॉक। तो आप जब इसमें 18 ग्रुप पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि कुछ आपके नोबल गैसेस जो हैं वो रिएक्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो वो प्रैक्टिकली बहुत मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता उतनी एनर्जी देना, इसलिए ये आपके इंसुलेटर्स, और इतनी एनर्जी हम नहीं दे पाते, ठीक है। नेक्स्ट लिखना इसी में ही, ये बैंड आप लोगों को बनाना है अभी, पर उसके लिए एक हेड डालना कि बैंड थ्योरी लिख लो, बैंड थ्योरी, बैंड थ्योरी, बैंड थ्योरी। ठीक है, इसमें हाइफन डाल के लिखो, अ कंडक्टर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आपके लिक्विड कंडक्टर्स भी तो होते हैं ना, जिनको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, सुने इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे NaCl का अगर मैं लिक्विड फॉर्म ले लूं तो वो भी कंडक्टर ही है, बट उसका नाम अपन कंडक्टर ना बोल के हम उसे इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। अगर वो नहीं कर पाएगा, अगर कोई किसी सॉल्ट का लिक्विड सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसे अपन नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे, ठीक है। और सॉलिड फॉर्म में उसको अपन इंसुलेटर बोलते हैं, समझ रहे हैं? रिलेट करना इस चीज को, इंसुलेटर एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट आर सेम थिंग, बट इंसुलेटर अपन सॉलिड स्टेट में बोलते हैं एंड इलेक्ट्रोलाइट हम उसे लिक्विड स्टेट में बोलते हैं या मॉल्टन स्टेट में बोलते हैं, ठीक है। क्या लिखें? अ कंडक्टर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, through movement of electrons, through movement of electrons or ions, or ions, or ions। आयंस कब होगा? जब हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट भी कंडक्टर ही, वहां पे आयंस मूव करते हैं, और मेटल्स में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। हमने देखा था ना मेटालिक बॉन्ड कैसे कर्नल्स थे और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, दोस वर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अपन ने सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बोला था, याद है? सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन वर्ड याद है, जब अपन मेटालिक सॉलिड्स पढ़ रहे थे, राइट? ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखना, the atomic orbital of metal atoms, the atomic orbitals of metal atoms, the atomic orbitals of metal atoms, the atomic orbitals of metal atoms form molecular orbitals, form molecular orbitals, form molecular orbitals which are so close in energy, which are so close in energy, which are so close in energy to each other, so close in energy to each other as to form a band, as to form a band, as to form a band। मतलब अगर सारी एनर्जीज आपस में एक दूसरे से क्लोज होंगी तो वो एक बैंड जैसे दिखेंगी ना। तो अगर मैं 4-5 लाइन एक साथ बना दूं पर वो बहुत क्लोज है एक दूसरे से, तो वो आपको एक बैंड जैसा दिखेगा, ठीक है। तो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी वैसे ही होते हैं, एनर्जी गैप है उनमें। जैसे 1s की एनर्जी 2s से कम है, 2s की एनर्जी 2p से कम है,
बट ये सब जो बैंड है मतलब ये जो एनर्जी लेवल है ये क्लोज टू ईच अदर है, इतना ज्यादा गैपिंग भी नहीं है एनर्जी में, तो अगर हम एक साथ उनको देखेंगे तो वो हमें बैंड दिखेगा, जिसे अपन यहाँ बैलेंस बैंड नाम दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपके सारे हैं, 1s का ऑर्बिटल भी है, 2s का ऑर्बिटल भी है, 3s भी है, 4s भी है, 2p भी है, सारे ऑर्बिटल्स हैं, दे आर क्लोज टू ईच अदर, राइट। तो हमें वो एक बैंड जैसा दिख रहा है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और जो पहला लाइन अपन लिखे ना कि एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म्स कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये भी आप लोग क्लास 11 में पढ़े थे, मैं याद दिलाता हूँ। आप लोगों ने इस टाइप का ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ा ना, ये सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ये कुछ याद आ रहा है धुंधला कुछ, बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब दो एटम आपस में कंबाइन होते हैं वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल। एक ऑक्सीजन का एटम है, ये दूसरा ऑक्सीजन का एटम है, इसका एक ऑर्बिटल, इसका दूसरा ऑर्बिटल, दोनों ऑर्बिटल मिलके क्या बनाएंगे, एक नया ऑर्बिटल जिसको अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, जिसका शेप उसके जैसा होता है। हाँ इलिप्स नहीं बोल सकते एग्जैक्टली, मैं बताता हूँ आप लोग को एक एग्जांपल जो आपकी बुक में भी दिया था 11th में, जब आप एक फ्राइंग पैन में दो अंडों को तोड़ के डालते हैं, एग्जैक्टली हाँ, मतलब ऐसा कुछ यहाँ बना रहा हूँ, देखो ऐसा कुछ, यहाँ पे उसका वो येलो पार्ट रहता है, डंबल बोल सकते हैं, एग्जैक्टली डंबल नहीं, डंबल के अपन ऐसा बनाते हैं, दिस इज डंबल, ठीक है, ये ऐसा कुछ शेप रहता है। एग्जैक्टली जब दो अंडों को हम फ्राइंग पैन में डालते हैं ना, तो ये ऐसी शेप रहता है, दोनों का येलो पार्ट ऐसा दिखेगा आपको, और बाकी पूरा लिक्विड आजू बाजू ऐसा शेप ले लेता है। ऐसा ही कुछ शेप ना आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का भी होता है, समझ रहे। तो ये इतनी क्लोज होती है कि दे लुक लाइक अ बैंड ऑफ एनर्जी, नॉट लाइंस ऑफ एनर्जी, इनफैक्ट बैंड ऑफ एनर्जी, समझ में आ रहा है। और इसी बैंड को अपन बैलेंस बैंड नाम दे रहे हैं, क्लियर है, लिखना नीचे। if this band is full stop करके, if this band is partially filled, if this band is partially filled तब होगा ना जब इसके आधे इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, तो आप बोलोगे कि हाँ ये पार्शियली फिल्ड है, समझ रहे। अगर फुल्ली फिल्ड है मतलब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर नहीं जा पा रहे, समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूं मैं। So if they are, yeah, if this band is partially filled or it overlaps with a, if this band is partially filled or overlap with a higher energy unoccupied conduction band, देखो एक एक वर्ड का कुछ ना कुछ मीनिंग है ना, समझ के लिखना जो लिख रहे हैं। If this band is partially filled or it overlaps with a higher energy unoccupied conduction band, ये पूरा लाइन समझ में आया, ठीक है। then electrons can flow easily, then electrons can flow easily and thus metal show conductivity, ये बैंड थ्योरी के हिसाब से मेटल को हमने पूरा डिफाइन किया, ठीक है। लेकिन मेटल में ही या तो वो बैंड पार्शियली फिल्ड होता है, जैसे आपको यहां दिख रहा है, एक बना के दिखाया पार्शियली फिल्ड बैंड, या तो फिर वो ओवरलैपिंग करता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो दोनों ही केस में इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर कंडक्शन बैंड में आराम से ट्रैवल कर सकते हैं जब आप एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, ठीक है। एक पैराग्राफ और लिखना फिर ये डायग्राम आ जाएगा। if the gap between valence band and the conduction band, if the gap between the valence band and the conduction band is large, comma, electrons cannot jump into it, and such a substance has
and such a substance has very small conductivity. Such a substance has very small conductivity and behaves as an insulator. And behaves as an insulator. Done? ये तीनों के डायग्राम बना लो। ये पार्शियली फिल्ड नहीं बनाओगे तो भी ये ओवरलैपिंग बना देना, ठीक है, पर ऐसा मेंशन कर देना ओवरलैपिंग में, ताकि आपको दिखे कि हाँ दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। फिर यहाँ इनके बीच में गैप बना देना। तो ये तीनों डायग्राम बना लो। ये तीनों डायग्राम आपके इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स को दिखा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी, ठीक है, बना लो फिर अभी। तो इसमें क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि एक्सप्लेन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। तो ऐसे समझा दें, तीनों को बैंड के हिसाब से समझा। अभी हमने इसमें सेमीकंडक्टर के बारे में कुछ लिखा नहीं है, सेमीकंडक्टर हम अलग से पढ़ेंगे पूरा इसी में, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन डाल लो, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर्स। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। एग्जांपल पता है आपको सेमीकंडक्टर्स की? सेमीकंडक्टर्स, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, सुने, सिलिकॉन, जर्मेनियम, हाँ पहली बार सुन रहे हैं। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर टू फेमस सेमीकंडक्टर्स, जो हमारे मोबाइल फोन्स के चिप्स में भी ये लगे रहते हैं। सिलिकॉन एंड आपकी जितनी भी चिप्स आती है ना, आप जो एसडी कार्ड्स यूज करते हैं मोबाइल में, मेमोरीज जितनी भी होती हैं, ये सब आपके सिलिकॉन जर्मेनियम सेमीकंडक्टर्स की बनी होती है। इसको तो अपन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री बोलते हैं ना। इलेक्ट्रॉनिक्स इज ऑल अबाउट सेमीकंडक्टर्स, क्योंकि हमें अपने फोन में उतना करंट नहीं चाहिए होता है ना। हमें अपने फोन के अंदर जो चीजें चलाने के लिए हमें उतना ज्यादा करंट की जरूरत नहीं होती है, तो इसलिए हम वहां पे सेमीकंडक्टर्स का यूज करते हैं, बिकॉज सेमीकंडक्टर्स में कम करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो हेडिंग क्या डाले हैं, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो इसके बारे में अपन ये बैंड के बारे में इसी में लिख लेते हैं, इसमें लिख लो हाइफन डाल के, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स,
in case of semiconductors, the gap between valence and conduction band is small. जैसे इंसुलेटर में वो गैप बहुत बड़ा है, ये गैप सेमीकंडक्टर में छोटा है, ठीक है, is small. Therefore, some electrons may jump to conduction band. Therefore, some electrons, not all, अगर सभी चले जाएंगे जंप करके तो फिर कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा, राइट? तो some electrons may jump to conduction band and show some conductivity. सर हाँ, सर एक बार रिपीट करेंगे क्या सेंटेंस पूरा? in case of semiconductors, the gap between the valence band and conduction band is small. Therefore, some electrons may jump to conduction band and show some conductivity. Not like this. ठीक है? ठीक है? अच्छा, अब मुझे बताना, अगर मैं इस पर टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो क्या होगा? कंडक्टिविटी कम होगी, बढ़ेगी? क्यों? देखो, कंडक्टर्स में ऐसा होता है, जो आप बोले ना कि अगर आप कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, इलेक्ट्रॉन तो आराम से जा पा रहे थे ना, आपने उनको टेम्परेचर देके उनको और ज्यादा क्या कर दिया? हाँ, तो एजिटेट कर दिया, मतलब वो थोड़ा जो आराम से फ्लो कर पा रहे थे ना, अब वो एक दूसरे से टकराने लगेंगे, एकदम ज्यादा वो एनर्जी रिक्वायर्ड ही नहीं थी उनको, और आपने टेम्परेचर बढ़ा के उनकी एनर्जी को इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि वो एक दूसरे से टकराने लगे। जो आराम से वो जंप करके जा पा रहे थे, अब वो नहीं जा पा रहे हैं उतने आसानी से। तो कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका कंडक्टिविटी कम हो जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। अगर आपका कंडक्टिविटी कम हो गया मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया है। यहाँ समझ में आया ये चीज? पर ये चीज यहाँ पे हेल्पफुल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जंप करके जाना है ना यहाँ से यहाँ, तो वो टेम्परेचर उनको हेल्प करता है जंप करने में फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो सेमीकंडक्टर के केस में विद राइज इन टेम्परेचर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, बट कंडक्टर के केस में विद राइज इन टेम्परेचर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस? ठीक है ना? तो वो लाइन भी लिख लो, with increase in temperature conductivity increases. With increase in temperature conductivity increases. With increase in temperature conductivity increases. ठीक है? कुछ एग्जांपल लिख लो सेमीकंडक्टर्स के। एग्जांपल सिलिकॉन जर्मेनियम, ये आपके दो फेमस सेमीकंडक्टर्स। ठीक है? अब देखो होता क्या है ना, कंडक्टिविटी इतनी कम है कि प्रैक्टिकल यूज के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते, तो कुछ इसमें चीजें अपन कर सकते हैं इनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। नॉर्मल जो आपका सिलिकॉन का स्ट्रक्चर होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है, देखो ध्यान से सामने ये सिलिकॉन का डायग्राम बनाया मैंने। ठीक है? एक ब्लॉक ऑफ सिलिकॉन है जहां पे दीज आर द एटम्स ऑफ सिलिकॉन, और आप देख रहे हो सिलिकॉन जस्ट लाइक कार्बन, आजू बाजू चार कार्बन, जैसे कार्बन आजू बाजू चार कार्बन का कनेक्टेड रहता है, और सबके साथ वो क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इन द सेम वे हर एक सिलिकॉन अपने आजू बाजू के चार सिलिकॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, लाइक दिस। देख रहे हो एवरीवन? सबको समझ में आ रहा है? इससे क्या हो रहा है, उसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स तो बाउंडेड हो गए, सबने बॉन्ड बना ली ना, तो कंडक्टिविटी तो कम हो जाएगी क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। व्हाट आई एम सेइंग? हम पढ़ते थे ना कि क्यों डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका कारण था कि डायमंड में हर एक कार्बन चार चार बॉन्ड बनाए हुए हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। बट वही जब मैं ग्रेफाइट की बात करता हूं तो एक कार्बन तीन ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो एवरी कार्बन हैज गॉट वन फ्री इलेक्ट्रॉन, एवरी कार्बन हैज गॉट वन फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अगर ऐसा एक मोल कार्बन है मेरे पास, तो आई हैव वन मोल इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स हैं कि दे कैन मूव एंड दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट यहाँ पे तो वो इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, फ्री इलेक्ट्रॉन मिसिंग है। इलेक्ट्रॉन मिसिंग नहीं है
क्या इलेक्ट्रॉन मिसिंग है? फ्री इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, जो मूव करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके। समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ, तो नॉर्मल सिलिकॉन या जर्मेनियम ना बहुत ही लो कंडक्टिविटी के होंगे, जो हमारे किसी काम के नहीं। इतना कम करंट हमें कोई भी एप्लीकेशन में नहीं लगता है। तो हम क्या करते हैं, इसकी करते हैं डोपिंग। डोपिंग का मतलब सुने कभी? डोपिंग वर्ड सुने? डोपिंग उसमें सुनाऊंगा आपको। हाँ, क्या चीज होगा, क्या रेफरेंस है? ओके, डोपिंग जो जनरली वर्ड यूज करते हैं ना, वो एथलीट्स के लिए यूज करते हैं। वो किसी कोई चीज का इंजेक्शन लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर ताकि उनका स्टैमिना बढ़ सके। कुछ केसेस ऐसे होते भी है ना, तभी एथलीट्स का एक टेस्ट होता है, डोपिंग टेस्ट, बिफोर दे पार्टिसिपेट इन एनी इवेंट, चेक करने के लिए कि उन्होंने कोई ड्रग्स तो नहीं लिया है, क्योंकि ड्रग्स लेने से उनकी जो एनर्जी है ना वो काफी बढ़ जाती है। तो वो एक तरह का अनफेयर मीन्स हुआ ना। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? आप एक स्पोर्ट्स में आए हैं तो आप अपनी कैपेबिलिटी शो करना ना, आपने एक एक्सटर्नल चीज को अपने बॉडी के अंदर इंसर्ट किया है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डोपिंग। मतलब एडिंग इम्प्यूरिटीज इज नोन एज डोपिंग। तो हम यहाँ पे सिलिकॉन के साथ वही करेंगे, या जर्मेनियम के साथ हम वही करेंगे। सिलिकॉन जर्मेनियम दे बोथ बिलोंग टू सेम ग्रुप। उनके पास ऐसे ही 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आजू बाजू में, और सभी इसी तरीके से बॉन्ड बनाएंगे। तो कोई के पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ तक क्लियर है सबको? डोपिंग करके ना हम इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंटर करवाएंगे। समझ रहे? डोपिंग का मतलब समझ में आ गया ना? एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटीज इज नोन एज डोपिंग। ठीक है, अब वो इम्प्यूरिटीज किस टाइप की रहेंगी, ये आप लोग के इम्प्यूरिटी डिफेक्ट में होगा, है ना? अपन इम्प्यूरिटी डिफेक्ट पढ़े थे ना, जिसमें मैंने सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में स्ट्रोंशियम डलवा दिया था आप लोगों से, याद है? वो भी एक इम्प्यूरिटी डिफेक्ट था, ये भी एक तरह का इम्प्यूरिटी डिफेक्ट ही है। ठीक है, अब ध्यान देना कैसे इम्प्यूरिटी डाल रहे हैं। ये आपका सिलिकॉन का स्ट्रक्चर, यहाँ ध्यान देना, लेफ्ट साइड वाला। ठीक है, आप देख रहे हो सारे के सारे सिलिकॉन के एटम है। ये भी सिलिकॉन का एटम है, ये भी सिलिकॉन का एटम है, ये भी सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन है। बीच में आपको एक एस नाम का एटम दिख रहा है। व्हाट इज एस? आर्सेनिक। एस क्या है? आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक एक पेंटावेलेंट एटम होता है। व्हेन आई से पेंटावेलेंट, व्हाट डज दिस मीन? It has got 5 valence electron. It has got 5 valence electron. Clear है सबको? जैसे सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स जो आखिरी शेल में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो आर्सेनिक के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, और हमें ये भी पता है कि वही इलेक्ट्रॉन पार्ट लेते हैं बॉन्डिंग में भी। अंदर का इलेक्ट्रॉन तो मजे से अंदर बैठा रहता है, बॉन्डिंग में कौन पार्ट लेता है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट? ये क्लियर है सबको? वही उसी का ही लॉस होगा, उसी शेल में गेनिंग होती है, वही है जो शेयरिंग में भी इन्वॉल्व रहता है। अंदर के इलेक्ट्रॉन्स कभी भी बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेते। क्लियर है सबको ये चीज? इसलिए यहाँ पे सिर्फ बाहर के इलेक्ट्रॉन्स ही बनाए गए हैं। सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना होते हैं, उसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। है क्लियर? आप चारों को समझ में आ रहा है? सानिया, शिवांश, वंशिका, माही? यस सर। यस सर। तो आर्सेनिक इज अ पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। आर्सेनिक इज अ पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। उसको हमने ऐड किया एक टेट्रावेलेंट एटम के साथ। दोनों वर्ड क्लियर है ना? सिलिकॉन इज अ टेट्रावेलेंट एटम, उसकी वैलेंसी या उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, आर्सेनिक के पास 5 है। ये तो अनइक्वालिटी होगी। जहां भी आर्सेनिक फिट होगा जाके कहीं भी इंटरस्टिशियल साइट में जा सकता है, राइट? जहां ये फिट होगा वहां पे क्या होगा? आर्सेनिक अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को सिलिकॉन के साथ तो कनेक्ट करवा देगा लाइक दिस, है ना? उसका एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बचे रहेगा। ठीक है सबको? वो इलेक्ट्रॉन आया ना? मैंने एक एटम को ना ऐड किया आर्सेनिक का, एक एटम तो मैं पकड़ भी नहीं सकता। मैंने ऐड किया तो थोड़ा ज्यादा एटम ऐड किया होगा, तो एक एटम एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है आपके स्ट्रक्चर में, और वो इलेक्ट्रॉन मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। मोबाइल मतलब क्या होता है? व्हिच कैन इजीली मूव। मोबाइल मतलब मूविंग। ये सारे तो बॉन्डेड है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर सकते, बट जो इलेक्ट्रॉन फ्री है वो तो मूव कर सकता है ना। और ऐसे और आर्सेनिक भी होंगे, एक ही एटम थोड़ी ना ऐड किया मैंने कुछ ग्राम आर्सेनिक भी ऐड किया, तो मतलब मैंने बहुत सारा आर्सेनिक ऐड कर दिया है। अगर मैं 5 ग्राम भी आर्सेनिक ऐड करता हूं, दैट मींस आई हैव एडेड, मतलब बहुत सारे एटम मैंने ऐड किए।
समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? ठीक है, तो हर एक एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिलेगा, तो इससे आपके सिलिकॉन की कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? हम स्टार्ट कहां से किए थे कि सिलिकॉन की कंडक्टिविटी इतनी कम होती है कि अपन उसको प्रैक्टिकली कहीं यूज में नहीं ला सकते, इसलिए डोपिंग करना पड़ता है। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो डोपिंग जब अपन पेंटावैलेंट इंप्योरिटी की करते हैं, आर्सेनिक इज अ एग्जांपल ऑफ अ पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। कैन यू नेम वन मोर एग्जांपल ऑफ पेंटावैलेंट इंप्योरिटी? कोई पेंटावैलेंट एटम जानते हैं आप लोग? कोई पेंटावैलेंट, हां, नाइट्रोजन हो सकता है बट वो गैस फॉर्म में है। कुछ और? फास्फोरस, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, इट इज आल्सो अ पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। समझ में आ रहा है? आप आर्सेनिक की जगह फास्फोरस भी डालोगे तो सेम चीज होगी। फास्फोरस अपने 4 इलेक्ट्रॉन के साथ सिलिकॉन के साथ 4 बॉन्ड बनाएगा, यस और नो अभी, और 5वां इलेक्ट्रॉन उसका भी ऐसा ही फ्री पड़ा रहेगा। और ऐसे बहुत सारे फास्फोरस के एटम होंगे तो यू विल गेट मेनी इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर फ्री। इन दिस वे वी हैव इंक्रीज्ड द इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी ऑफ आवर सिलिकॉन बाय डोपिंग। क्लियर है ना? अब दूसरी टाइप की डोपिंग क्या होती है? यहां तो अपन ने इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए, यहां तक क्लियर है सबको? माही, Yes, sir. शिखा, सान्या, शिवांश, Yes, sir. ओके। अब दूसरी टाइप की डोपिंग समझना, ये आप लोग ना फिजिक्स में फिर पढ़ोगे। फिजिक्स में आप लोग एक चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स, इस टाइप का कुछ चैप्टर आती का चैप्टर है, तो आप ये फिर से पढ़ोगे, सेमीकंडक्टर्स, है ना? तब ये चीज याद रखना। सेकंड टाइप की इंप्योरिटी देखो क्या ऐड कर रहे हैं, ये क्या है? B स्टैंड्स फॉर बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर किसी को पता है? 5, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। अब एक शॉर्ट डाले हैं, मतलब एक शॉर्ट मतलब यहाँ पे एक ऐसा इंप्योरिटी डाले थे जिसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन से एक ज्यादा था। हमने ऐसी इंप्योरिटी डाली थी जिसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन से एक ज्यादा था। यहाँ पे अपन ने ऐसी इंप्योरिटी डाली है जिसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन से एक कम है, 3 है ना? बोरॉन हैज गॉट 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बट सिलिकॉन हैज गॉट 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जहां भी ये साइड में बोरॉन फिट होगा वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 बॉन्ड तो बना लेगा। सिलिकॉन का चौथा इलेक्ट्रॉन भी रेडी है बट बोरॉन के पास तो है ही नहीं। समझ रहे? तो यहां पे क्रिएट हो जाती है इलेक्ट्रॉन वैलेंसी, वैकेंसी, सॉरी इलेक्ट्रॉन वैकेंसी, जिसे हम होल कहते हैं। क्या बोलते हैं? होल। होल मतलब छेद होता है बट प्रॉपर छेद नहीं होगा वहां पे। कोई चीज अगर वहां से मिसिंग है तो अपन उसको होल बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वैकेंसी। अब क्या होगा, ये होल को ऑक्यूपाई करने के लिए हो सकता है यहां से कोई इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए तो होल यहां आ जाएगा। फिर ऐसा हो सकता है ना, इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे एक पोटेंशियल अप्लाई कर दिया तो इस तरफ इलेक्ट्रॉन भागेंगे नहीं भागेंगे ना? यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे इस तरफ, और वो अट्रैक्ट हो कैसे करेंगे? मतलब मान लो पहला अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर यहाँ का नहीं लेते, यहाँ के इलेक्ट्रॉन हो सकता है अट्रैक्ट होकर पहले यहाँ आ जाए, तो उसने होल यहाँ बना दिया। फिर हो सकता है ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये आगे जंप करके चले जाए, वापस होल क्रिएट हो गया। समझ में आ रहा है? मतलब ये होल ट्रैवल करेगा आगे। हमको ऐसा लगेगा कि ये होल जो है वो नेगेटिव साइड में जा रहा है और आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव साइड में जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये 2 टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एक को अपन कहते हैं एन टाइप और दूसरे को कहते हैं अपन पी टाइप। एन टाइप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, एग्री करते हैं? और यहाँ पे ऐसा लगे कि होल्स मूव हो रहे हैं, पहले होल यहाँ था, होल मूव होकर यहाँ चला गया। समझ में आ रहा है? तो ऐसा लगे कि होल्स का मूविंग हो रहा है। अब मैं फिर से बता रहा हूँ कि होल मतलब ऐसा नहीं कि वहां पे प्रॉपर छेद है जहां से कोई चीजें आर पार होकर चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। अब वैकेंसी इज क्रिएटेड जिसको अपन होल नाम दे रहे हैं, HOLE। समझ में आ रहा है? तो इसको अपन कह रहे हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर और इसे कहते हैं अपन एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है? जब हम एक पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं। और पी टाइप कब बनेगा? जब हम एक ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे। ट्राई बोल सकते हैं? बोरॉन इज अ ट्राईवैलेंट एटम। एक और एग्जांपल ट्राईवैलेंट का तो नाम बताओ ना। सेकंड को, एक को मेंबर जानते हैं सब, एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। क्लियर है सबको? ये दोनों समझ में आ गया ना? ये इसी को डोपिंग बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम में लिखना। अभी हमने इतना लिख लिया है कि थोड़ा बहुत कंडक्टिविटी शो करता है आपका सेमीकंडक्टर। अब अपन लिखने वाले हैं कि इस कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है, इस कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो नीचे लाइन में लिखना
एक लाइन लिखो पहले, द above semiconductors are called as intrinsic semiconductors. The above semiconductors are called as intrinsic. Intrinsic का मतलब होता है प्योर, जब तक डोपिंग नहीं किया, मतलब ये वाला, इसको देख रहे हैं ना, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, समझ में आ रहा है, जिसमें अभी तक कोई डोपिंग नहीं हुई, जिसकी कंडक्टिविटी भी कम है, एग्री? तो द अबव सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, हो गया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाओ। द कंडक्टिविटी ऑफ दीज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, द कंडक्टिविटी ऑफ दीज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, the conductivity of these intrinsic semiconductors can be increased by adding an appropriate amount of देखो बुक में p type से n type सेमीकंडक्टर्स, आप लोग की बुक में वो इंप्योरिटी के अंदर दिया होगा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट करके वो ठीक नहीं, और चलिए देखते हैं इसके बाद। हाँ क्या लिखे, by adding an appropriate amount of suitable impurity, by adding an appropriate amount of suitable impurity. This process is called doping. ठीक है, अब ये कहलाएगा, जैसे अभी अपन प्योर सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक बोल रहे थे ना, इम्प्योर वाले को बोलेंगे एक्सट्रिंसिक, ऑपोजिट, इंट्रिंसिक का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एक्सट्रिंसिक। ठीक है, ओके, एक सबहेडिंग डालना, इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटीज। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटी ऐड करते हैं, जैसे कि आर्सेनिक, फॉस्फोरस, है ना, इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटीज, ठीक है, हाइफन डाल के लिखो, सिलिकॉन बिलोंग टू ग्रुप 14, सिलिकॉन बिलोंग टू ग्रुप 14 and has 4 valence electron, अच्छा ये आर्सेनिक कौन से ग्रुप में होगा, आर्सेनिक बोल रहा हूं, सिलिकॉन 14 में, आर्सेनिक कैसे 14 में हो सकता है? अगर ऐसा होता तो दोनों के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते ना, अरे एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये 15 में होगा। अरे हम अगर एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में आते तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? अगर आप ग्रुप नंबर 12 से ग्रुप नंबर 13 में आते तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? नहीं बढ़ा। तो सिलिकॉन अगर 14th ग्रुप पे है, उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आर्सेनिक के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वो 15वें ग्रुप में होगा। और अपन तो पढ़े भी ना कि कैसे अपन ग्रुप प्रेडिक्ट करेंगे। अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है तो अपन 10 ऐड कर देते हैं उसमें, कितने 10, 5 है ना, तो 5 + 10 15। सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं बैलेंस, तो 4 + 10 14, इसलिए अपन लिखेंगे सिलिकॉन 14th ग्रुप में। क्लियर है? तो क्या लिखे, इट हैज 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, फुल स्टॉप। when doped with a group 15 element, when doped with a group 15 element, when doped with a group 15 element like phosphorus or arsenic, like P stands for phosphorus, or AS stands for arsenic, containing 5 valence electrons, comma, they occupy some of the lattice sites, या आर्सेनिक ने सिलिकॉन का एक लैटिस साइट ऑक्यूपाई कर लिया ना, वरना यहाँ पे सिलिकॉन होता तो ये तो इंप्योरिटी डिफेक्ट भी हो सकता है, इसको अपन इंप्योरिटी डिफेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, they occupy some of the lattice sites in silicon, ठीक है, full stop। next line, 4 out of 5 electrons of arsenic, 4 out of 5 electrons
ऑफ आर्सेनिक 4 out of 5, 5 इलेक्ट्रॉन है आर्सेनिक के पास, उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं, तो 4 out of 5 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आर्सेनिक फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड विद सिलिकॉन, with 4 silicon लिखना, forms covalent bond with 4 silicon atoms. ठीक है, पांचवे का साथ क्या होगा, वो फ्री है, the fifth electron फुल स्टॉप डाल के, the fifth electron becomes delocalized, मतलब वो मूव कर सकता है, becomes delocalized and increases the conductivity, ठीक है। तो यहां पे कंडक्टिविटी एक नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन के कारण बढ़ी है, इसलिए इसे अपन एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंडक्टिविटी एक नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन के कारण बढ़ी है, इसलिए अपन इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोल रहे हैं। तो लास्ट टाइम इसमें लिख लो, since conductivity is increased due to the negatively charged electron, hence this type of semiconductors are called n-type semiconductors. ठीक है, अभी आप लोग हेडिंग क्या डाले थे, इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटी, अब हेडिंग क्या होगी, इलेक्ट्रॉन पुअर ना करके उसको इलेक्ट्रॉन डेफिसिट बोलते हैं, पुअर नहीं बोलते है ना, रिच का अपोजिट पुअर होता है नो डाउट, बट कमी है ना, तो डेफिशिएंसी बोलते हैं, किसी चीज की डेफिशिएंसी होना, तो इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इंप्यूरिटीज, ठीक है, इसको भी शॉर्ट में लिख लेते हैं, when doped with a group 13 element, boron group 13 element है, boron is a group 13 element, when doped with a group 13 element, like boron और एल्यूमिनियम और गैलियम, ये सब एग्जांपल है ना इसके, बोरॉन और एल्यूमिनियम और गैलियम, which contains only 3 valence electron, इनके पास 3 है, आर्सेनिक फास्फोरस के पास 5 थे, which contains only 3 valence electron, full stop. The place where the fourth electron is missing, the place where the fourth valence electron or fourth electron is missing is called electron hole, or electron vacancy, ठीक है, full stop. An electron from a neighboring atom, ये मैंने बताया था ना, यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके इस होल में आ जाएगा, जगह है खाली यहाँ पे, तो an electron from a neighboring atom can come and fill this hole, creating hole at its original position, जहां से वो आया है वहां तो फिर वैकेंसी हो गई ना, समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं, आपको एक कंपनी में वैकेंसी दिखी तो आपने इस कंपनी को छोड़ के वहां ज्वाइन कर लिया, तो अब इस कंपनी में वैकेंसी क्रिएट हो गई ना, बस वही चीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ वैकेंसी दिखी, वो यहाँ से जंप करके यहाँ आया, तो यहाँ की वैकेंसी खत्म हो गई, पर जहां वो पहले था वो वैकेंसी क्रिएट हो गई वहां,
तो क्रिएटिंग वैकेंसी एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। उसका इट वुड अपीयर एज इफ it would appear as if the electron hole has moved. Actually में मूव तो इलेक्ट्रॉन ही कर रहे हैं, पर हमें ऐसा दिखा कि पहले होल यहां था, अब होल यहां चला गया, तो ऐसा लगे कि होल मूव कर रहा है, नहीं लगेगा? अगर होल पहले यहां पे था, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो होल यहाँ चला गया, मतलब होल भी मूव कर रहा है। और होल कैसे मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ आया है, तो होल अब यहाँ पे हो गया, पहले यहाँ था। तो इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट जंप किया है और होल लेफ्ट टू राइट जंप करता हुआ दिख रहा है। एक्चुअली में नहीं जंप कर रहा है, होल तो कुछ होता ही नहीं है, होल इज जस्ट अ वैकेंसी, राइट। वो किस तरफ जा रहा है? नेगेटिव की तरफ। आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? पॉजिटिव की तरफ, राइट। तो क्या लिखिए, इसलिए अपन बोल रहे हैं कि आपके होल्स पॉजिटिवली चार्ज हो गए, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन वो आपके नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहे हैं, तभी इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोला जाता है। पी स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव, एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव। यहाँ पे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के कारण बढ़ा था, यहाँ पे कंडक्शन होल के कारण बढ़ा। अगर आपने बोरॉन नहीं डाला होता तो होल क्रिएट नहीं होता पहले से, और ये मूवमेंट चालू नहीं हो पाता, और वैकेंसी नहीं क्रिएट हो पाती। समझ रहे हैं? तो क्या लिखे हैं? It would appear as if electron hole has moved in the direction opposite to that of electron. ठीक है, उसका एक लाइन और लिखना। It appears that electron holes are positively charged. It appears that electron holes are positively charged. This type of semiconductors are called p-type semiconductors. This type of semiconductors are called p-type semiconductors. This type of semiconductors are called p-type semiconductors. ठीक है, ये दोनों डायग्राम बना लो, n टाइप और p टाइप का। एक में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी आर्सेनिक या फास्फोरस, दूसरे में ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी बोरॉन या एल्यूमिनियम या हेलियम। समझ में आएगा नहीं दोनों? ये फिजिक्स में फिर से पढ़ोगे आप लोग, तो मैं सर को बोल देना सही पढ़ चुके हैं। शिवांश, सानिया एंड वंशिका, समझ में आया दोनों सेमीकंडक्टर्स एन टाइप पी टाइप? Yes, sir. शिवांश नहीं है क्या? ना आर्सेनिक के साथ चार आजू बाजू सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग बनाना और एक इलेक्ट्रॉन अलग दिखाना है ना। ट्रांजिस्टर सुने आप लोग? ट्रांजिस्टर्स, डायोड, कहाँ सुने? डायोड नहीं सुने? डायोड इलेक्ट्रोड बोलते हैं, दो एनोड मिलके। नहीं, डायोड का मतलब ही दो है ना, डाइओड, डाई इलेक्ट्रोड्स।
अगर उसके पास दो इलेक्ट्रोड्स है, एक एनोड होता है एक कैथोड होता है, बट वो एनोड कैथोड वो से अलग है ना जो अपन इलेक्ट्रोलाइट में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वाला एनोड कैथोड अलग है, ठीक है। यहाँ पे अपन एनोड कैथोड मतलब वही पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल ही बोलते हैं, बट डायोड एक तरह का स्विच होता है, जैसे अपन ये स्विच को यूज करते हैं ना ऑन ऑफ करने के लिए, वैसे डायोड भी ऑन ऑफ करता है। मतलब इसका काम क्या है, ये एक तरफ भी करंट को पास होने देगा। आप अगर स्विच को बंद कर दोगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट को पास होने नहीं देगा। इन द सेम वे डायोड भी ऐसे ही होते हैं, एक डायरेक्शन से करंट को पास होने देगा, दूसरे डायरेक्शन से पास होने नहीं देगा। इट अलाउज द करंट टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है। वो डायोड्स आपके इन्हीं के बने होते हैं, पी टाइप एंड एन टाइप। एक पी टाइप लो और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लो और दोनों को जोड़ दो तो बन जाता है डायोड। देखिए एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है। दिस इज अ नेगेटिव प्लेट, एन टाइप बोल रहे हैं नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव एंड पी आपका पॉजिटिवली चार्ज। तो ये दोनों मिक्स होके जुड़ के बनते हैं डायोड। ये इसका एप्लीकेशन एक्चुअली क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। तो इट इज यूज्ड इन मेकिंग डायोड्स, इट इज यूज्ड इन मेकिंग ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में क्या होता है, तो पी के बीच में एक एन सैंडविच होता है, जैसे दो ब्रेड के बीच में आलू रहता है ना सैंडविच, वैसे ही दो पी के बीच में एन या दो एन के बीच में पी, तो दो टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं। ट्रांजिस्टर अपन बेसिकली ट्राई बोल रहे हैं, ट्रांजिस्टर एक्चुअली ट्राई से आया है ट्रांजिस्टर्स। तो यहाँ पे तीन टर्मिनल्स हैं, इसमें मैंने तीन सेमीकंडक्टर्स लिए हैं, दो पी और एक एन या दो एन एक पी, समझ रहे हैं। दो कोई एक साथ नहीं लगाएंगे ना क्योंकि दोनों सेम चार्ज के हो जाएंगे, इसके बीच में एक ऑपोजिटली चार्ज वाला सेमीकंडक्टर मैंने लगाया। तो दो टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, पीएनपी एंड एनपीएन। दो टाइप के ट्रांजिस्टर्स हो गए, पीएनपी ट्रांजिस्टर्स एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर का काम कहाँ आता है, ये एम्पलीफिकेशन के काम आता है। एम्पलीफायर सुने कभी? हाँ वो कुछ गाना है ना, रिफर टू मेरी तेरा एम्पलीफायर, ऐसा कुछ करके गाना है ना। वो एम्पलीफायर का मतलब क्या है आप, वो आपके सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। आप लोग बूफर में देखे ना, वो नॉब रहता है, आप उसको घुमाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ती है ना, उस पूरे डब्बे को एम्पलीफायर बोलते हैं। आपने उसके नॉब घुमाया, उसका वॉल्यूम बढ़ा ना, तो एक्चुअली आपने उसके ऑडियो सिग्नल को बढ़ा दिया। अगर ऑडियो सिग्नल आपका ये है ऐसा, तो आपने इसका लाउडनेस बढ़ाया है, आवाज बढ़ी ना, तो वो एम्पलीफाई होके इतना हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये ट्रांजिस्टर्स करते हैं। ट्रांजिस्टर्स का एप्लीकेशन क्या है, दे एम्पलीफाई द सिग्नल्स। जो सिग्नल वीक होते हैं ना उसे वो एम्पलीफाई करके स्ट्रॉन्ग कर देता है, ठीक है। और डायोड कहाँ काम आते हैं, रेक्टिफायर्स में। रेक्टिफायर सुना है कभी? रेक्टिफायर किसका अपोजिट? नहीं, रेक्टिफायर आपके इन्वर्टर का अपोजिट है। रेक्टिफायर क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे मोबाइल चार्जर्स होते हैं ना, हमारे मोबाइल बैटरी को डीसी चाहिए होता है, डीसी चाहिए ना, हमारी जो बैटरी है वो तो डीसी पे काम करती है, बट हम यहाँ लगाते हैं चार्जर को अपने एसी सप्लाई में, 3 पिन में घुसाते हैं ना, वो एसी सप्लाई है। वो अडाप्टर के अंदर क्या रहता है, वो अडाप्टर भी कुछ काम करा। आप डायरेक्टली वायर क्यों नहीं लगा देते, क्यों अडाप्टर लगाते हो? डायरेक्टली वायर भी तो दो घुसा सकते हैं ऐसे और लगा दें अपने चार्जर में, आपकी बैटरी में, तो बैटरी खराब हो जाएगी पूरी, क्योंकि डायरेक्टली एसी चला गया उसके अंदर, जबकि बैटरी को चार्ज होगा डीसी से। तो वो जो अडाप्टर है ना उसके अंदर रेक्टिफायर होता है। रेक्टिफायर आपके एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करता है। एसी डीसी पढ़े आप लोग थोड़ा बहुत? एक होता है अल्टरनेटिंग करंट जिसका डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहता है आफ्टर एवरी इंटरवल, और एक होता है डायरेक्ट करंट जो हमेशा कांस्टेंट है। जैसे बैटरी होती है ना, 5 वोल्ट की बैटरी हमेशा 5 वोल्ट का सप्लाई देगी कांस्टेंट, समझ रहे? वो कभी भी ऐसा फ्लक्चुएटिंग टाइप का सप्लाई नहीं देगी। बट हमारे जितने भी डिवाइसेस होते हैं घर में, अप्लायंसेस होते हैं, वो सब एसी में चलते हैं, उनको इस टाइप का करंट चाहिए, राइट। और बैटरी वाले डिवाइसेस को इस टाइप का करंट चाहिए, राइट। तो वो अडाप्टर के अंदर जो सर्किट लगा है ना, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, उसी को रेक्टिफायर बोलते हैं। रेक्टिफायर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स एसी करंट इनटू डीसी करंट, ताकि आपका मोबाइल फोन चार्ज हो सके डीसी से, समझे? और इन्वर्टर तो घर में रहता है ना, इन्वर्टर क्या करता है, किसी के घर में है इन्वर्टर? जैसे कभी लाइट चले जाती है, जनरेटर अलग चीज है ना, इन्वर्टर बोल रहा हूं मैं, जो अभी जैसे लाइट है तो वो इन्वर्टर चार्ज होता रहता है,
जैसी लाइट गई आप इन्वर्टर चालू कर दो तो वो कुछ रूम्स के फैन या लाइट को चला सकता है। तो अब वो क्या कर रहा है, पहले वो चार्ज हो रहा था तो वो अपना डीसी को फुल किया, बैटरी को फुल किया चार्ज करके, जैसी लाइट गोल हुई, लाइट गई, पावर कट हुआ, उस डीसी बैटरी से वो एसी जनरेट करेगा ताकि ट्यूबलाइट और फैन चल सके। तो वहां पे क्या हो रहा है, इन्वर्टर क्या कर रहा है, डीसी को एसी में। वो 3 इडियट में वायरस नाम का इन्वर्टर बनाया था ना उसमें आमिर खान ने, वो क्या कर रहा था, तो लाइट बल्ब जलो, कार बैटरी यूज की, कार बैटरी आपकी डीसी सप्लाई है, उससे उसने एसी कन्वर्ट किया, मतलब एसी में कन्वर्ट किया डीसी को। तो डीसी से एसी इन्वर्टर, एसी टू डीसी रेक्टिफायर, समझ में आ रहा है। तो हमारे चार्जर्स में रेक्टिफायर होता है। एयर कंडीशनर में स्टेबलाइजर भी वैसी काम हाँ वैसे कुछ काम करता है, मतलब वो एक्चुअली स्टेबलाइजर का काम तो एक्चुअली ये है कि कुछ फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करना, कि अचानक से कभी फ्लक्चुएशन होगा तो आपका स्टेबलाइजर उसको कंट्रोल करेगा। अदरवाइज अगर कुछ लोग जैसे स्टेबलाइजर नहीं लगाते तो उनका एसी उड़ जाता है, खराब हो जाता है। तो इसलिए एडवाइस किया जाता है कि यू शुड यूज स्टेबलाइजर ताकि वो करंट को स्टेबलाइज करके रखे। अचानक कभी कभी ट्रांसफार्मर से हेवी करंट आ गया तो वो फ्लक्चुएट हो जाता है। ये होता है कभी कभार हम लो वोल्टेज देखते हैं, कभी एकदम लाइट बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाती है, हाई वोल्टेज, डिम होती है तो लो वोल्टेज। तो इतना था आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, है ना। थोड़ा सा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और बचा हुआ है, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में खत्म करते हैं। ये चैप्टर अगले क्लास में खत्म हो जाएगा, उसके बाद से मैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो अल्कीन्स स्टार्ट करूंगा, ऑर्गेनिक का एक पार्ट है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वंशिका, सानिया।